हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग शुरू करेंगे गॉस लॉ। लास्ट में मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने मैथमेटिकल मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था कि इफ वी हैव एनी सरफेस in a uniform electric field then what should be the electric flux passing through it। आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसमें एक डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो नाउ डील विद गॉस लॉ। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि गॉस लॉ क्या है और गॉस ने इस लॉ में क्या अपना स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface। देखिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या मिल जाएगी यहां पर कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वो भी क्लोज्ड सरफेस से। दैट मींस दिस लॉ कैन बी एप्लीकेबल फॉर इनक्लोज्ड सिस्टम, जो किसी चार्ज को पूरी तरीके से क्या कर रहे होंगे, क्लोज कर रहे होंगे। अगर कोई चार्ज पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज always 1 upon epsilon naught। This one is epsilon naught, the total charge enclosed by closed surface। in एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तभी इंट्रोड्यूस होगा, अगर कोई और मीडियम हो जाएगा देन एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस्ड बाय द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। टोटल चार्ज होगा बेटा यहां पे मैंने Q बोल दिया। अब जरा देखिएगा, अगर हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी बाय डायग्राम, देन इट विल कम लाइक, अगर ये हमने कंसीडर कर लिया एक चार्ज Q, पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, व्हाटएवर, यहां पे पॉजिटिव ले रखा है हमने ना। अब इस चार्ज की टेंडेंसी होगी कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी इन इट्स सराउंडिंग, तो इसकी वजह से बेटा यहां पर चारों तरफ इस चार्ज सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड फील्ड निकल रही होगी बेटा। कुछ इस तरीके से चारों तरफ फील्ड निकल रही होगी बेटा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज से टोटल कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर टोटल फील्ड लाइंस काउंट करेंगे तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। पहली चीज बेटा हमें ये चीज डॉटेड रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन नेचर। अब अगर मुझे पता करना है टोटल फ्लक्स कितना निकलना है इससे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ज को किसी सरफेस से पूरी तरीके से इनक्लोज कर देंगे, किसी सरफेस से। नाउ वन मोर थिंग, फॉर द सरफेस वी कैन इमेजिन अ सरफेस अराउंड द चार्ज। इवन अगर हमें चार्ज किसी फिजिकल मीडियम, किसी मटेरियल मीडियम से इनक्लोज करें तो भी ये सक्सेस होगा। और अदरवाइज अगर हमने का कोई फिजिकल मीडियम ना कंसीडर करें, कोई मटेरियल मीडियम ना कंसीडर करें, केवल इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर लें, तो उसके लिए भी ये सेटिस्फाई होगा। हमने यहां पर एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस ले लिया, स्फेरिकल imaginary
सरफेस एरिया। अब क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी थी ये गॉस ने बताई थी, सो दैट इज व्हाई स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेस होता है, वो आप कैसा भी शेप कंसीडर कर सकते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, एनी ऑफ फॉर्म, क्योंकि वो इमेजिनेशंस में आपने कंसीडर किया है, सो उसे हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस से, इस स्फीयर से, जिस स्फीयर ने इस चार्ज को चारों तरफ से इनक्लोज कर दिया है, कितना फ्लक्स निकलेगा? अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल फ्लक्स phi is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by imaginary surface। तो ये स्फीयर कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? ये स्फीयर अपने गॉसियन सरफेस के अंदर q चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो ये आपको मिलेगा 1 upon epsilon naught times q। ये बेटा गॉस लॉ का स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। अब क्योंकि फिजिक्स में हम जानते हैं अच्छे से ये चीज कि फिजिक्स में हर एक चीज केवल मान नहीं सकते, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर ये सही होगा देन आफ्टर हम इसको यूज करेंगे, दैट मींस देन आफ्टर इसकी एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बट टिल जब तक ये प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम इसकी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। एक बात और, गॉस लॉ को प्रूफ करते वक्त बहुत सारे नोट, बहुत सारी बुक्स में हम क्या देखते हैं कि वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रूफ कर दिया जाता है। हाँ, ये गलत नहीं है, बट बेटा इसको हम 100% करेक्ट फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ जब भी हमें कोई लॉ प्रूफ करना होता है तो किसी भी लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें एक अनदर लॉ की हेल्प चाहिए होती है, दैट मींस किसी एक लॉ से हम दूसरा लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नाउ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो इसके बारे में बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि एक लॉ प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे लॉ की हेल्प लेते हैं। तो यहां पर हम कौन सा लॉ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? सो विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, with the help of Coulomb's law in electrostatics we can prove the Gauss law। ठीक है, सो अब सबसे पहले अगर हमें कूलम्स लॉ इंट्रोड्यूस करना है, उसके थ्रू गॉस लॉ प्रूफ करना है, तो कूलम्स लॉ इंट्रोड्यूस करने मतलब क्या होगा? कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देता था फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अगर हमारे सिस्टम में दो चार्जेस हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को ये लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ बोलते हैं। तो फर्स्ट वी कंसीडर टू चार्जेस। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया बेटा, इफ वी कंसीडर अ सोर्स चार्ज, a source charge, heavy charge Q, and at a distance R, from the source charge we consider a small test charge Q naught. Now if both the charges are positive like charges, that means they repel each other, but Q naught is a test charge, that means the influence of test charge on the source is very low and the source charge on test charge is very large. So Q naught क्या कर रहा होगा? रिपेल आउट कर रहा होगा in this direction, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जिधर फोर्स लगता है उधर ही फील्ड भी लगती है। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो बाय कूलम्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught by R square।
ठीक है, we deal with the magnitude, then it will come only this. So the electric field intensity at this point, इसको P बोल दिया पॉइंट को, इस P पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितनी हो जाएगी? So the electric field intensity at point P due to source charge Q, that is E is equal to F by Q naught. So divide the function like 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught by R square divided by Q naught. So Q naught cancelled out, electric field will come out, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. ना आपने देखा होगा कि जब आपने इसको नोट्स में पढ़ा था, थ्योरेटिकल नोट्स में, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बट यहाँ पर हमने कॉलम्स में स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ बेटा अगर आप लॉस अलॉन्ग रिड्यूस करते हैं तब वो जाके परफेक्शन रिड्यूस करता है। अगर आपने कॉलम्स लॉस से स्टार्ट किया है डेरिवेशन, दैट मींस अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 3 में 3 मिलेंगे, इसमें हाफ 5 भी कहीं कटना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अगर मैंने कहा r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज जैसे इतनी आ गई है, तो हमें मालूम है कि अगर इस r डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करते हुए अगर हमने एक रेफरेंस स्फीयर ड्रॉ कर दिया तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी इतनी ही इंट्रोड्यूस होगी। तो यहां पर हमने r को रेडियस रेफरेंस करके एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। ये स्फीयर जो कंसीडर किया है ये गॉसियन सरफेस है, दैट मींस इमेजिनरी है। अब इसके बाद बेटा हम वो करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या कि किसी सरफेस से मैथमेटिकली हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P पॉइंट के पास ये छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया dA। अब इस dA का एरिया वेक्टर कितना लगेगा, नॉर्मली आउटवर्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इन दैट पोर्शन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, एक दूसरे के अलोंग, दैट मींस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी 0। नाउ अगर इस dA करके छोटे-छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पूरे सरफेस के मतलब पूरे स्फीयर के सरफेस में हम कंसीडर करेंगे जिसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाएगी, दैट मींस अलोंग नजर आएगी। सो अगर हम यहां पर एलिमेंट्री के लिए स्टडी करें, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, देन व्हाट विल कम। सो मैथमेटिकली निकालने वाले हम लोग यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स through elementary area dA कितना हो जाएगा, that is d phi which is equal to E dot dA. This one is E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, so it will come E dA। अब हमने एलिमेंट्री एरिया dA से कितना फ्लक्स निकालना था, d phi निकाल लिया। अब अगर हमने कहा कि हमें टोटल के लिए निकालना है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस, सो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज्ड Gaussian spherical surface, क्या कर देंगे बेटा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज E into dA। अब E तो बेटा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, r डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आ रहा था, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, सो ये E बाहर हो जाएगा। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ले रखा है जो कि पूरी तरह से क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, दैट मींस यहां पे जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्लोज करेंगे, तो ये क्लोज हो गया। सरफेस का कर रहे हैं, एरिया कर रहे हैं, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dA। E कांस्टेंट का बाहर हो गया, ये हो गया dA। अब बेटा अगर इस dA को पूरे स्फीयर के सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई इनटू रेडियस स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर।
सो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही निकाल चुके हैं, कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ना बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। नाउ वी हैव 1/एप्सिलॉन नॉट, कितना मिल गया बेटा हमें, अब हमें मिल गया यहां से phi इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट एंड साथ में क्या मिल रहा है, द चार्ज इनक्लोज्ड Q। नाउ यही स्टेटमेंट क्या था हमारा, गॉस लॉ, इसी को तो हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। दैट मींस यहां से हमने गॉस लॉ प्रूव कर लिया। दैट मींस गॉस ने जो भी स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया था वो बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द enclosed surface which encloses the charge Q is 1/epsilon naught times charge enclosed for free space vacuum of air। अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो परमिटिविटी जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस किया, देन गॉस लॉ को प्रूव किया। गॉस लॉ जब प्रूफ हो गया है देन आप हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे। अब एक काम करेंगे बेटा, इसके बाद मैं अभी एक अनदर वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ से बेस्ड न्यूमेरिकल का पूरा सेशन लूंगा, जिसमें मैं पूरा न्यूमेरिकल आपको आपके इस YouTube चैनल में प्रोवाइड करूंगा। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की वो वीडियो लेक्चर होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।